स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पिछले व्याख्यान में सामाजिक डार्विनवाद का प्रभाव हर्बर्ट स्पेंसर पर देख रहे थे और स्पेंसर ने जो कुछ भी समाजशास्त्र में डार्विनवाद के आधार पर समझाने का प्रयास किया उसकी हमने चर्चा की है। और हमने ये भी देखा हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं पूंजीपतियों के साथ खड़े होते हमें नजर आते हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा के जन्मदाता और पथ प्रदर्शक कहलाते हैं, योग्यता का अस्तित्व एवं नैतिकता का आधार की चर्चा करते हैं, इसी प्रक्रिया से मानव जाति की प्रगति की बात करते हैं और सामाजिक सुरक्षा के नियम की भी चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे जाकर WG समनर, विलियम ग्रैहम समनर के सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे, जो मूलतः उनके विचारों को यदि देखें तो 3 बिंदुओं पर हमें दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में जीवित रहने के सक्षम नहीं है उन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्रक्रिया अनवरत चलती है। प्रकृति योग्यतम व्यक्ति का चयन करती है। इन मोटे मोटे बिंदुओं के आधार पर हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कि समनर के ऊपर भी डार्विन का बहुत अधिक प्रभाव था और समनर जो है स्पेंसर से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने अमेरिका की तत्कालीन स्थिति का अवलोकन किया, साथ ही अफ्रीका की वन्य जातियों व समाजों के अध्ययन के दौरान कुछ विलक्षण प्रथाएं भी देखी और उन विलक्षण प्रथाओं के आधार पर आपने सिद्धांत को बड़ी मजबूती से हमारे सम्मुख रखा। समनर ने देखा कि अफ्रीकन जनजातियों में एक अवस्था को प्राप्त होने पर यानी वृद्ध हो जाने के बाद और बुजुर्गों से अपेक्षा की जाती थी कि किन्हीं भी रीतियों या तरीके से वह आत्महत्या कर लें। उन्हें यह माना जाता था कि उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें किसी भी रूप से अपनी जीवन लीला को खत्म करना है। इसके लिए ये बुजुर्ग कोई भी इच्छित तरीका अपनाने के लिए उनको स्वतंत्रता थी, जैसे सर्पदंश करा लें, सांप की बावी में हाथ डाल दें, विषपान कर लें या फिर उनका सबसे वयस्क सबसे बड़ा पुत्र जो है उनकी हत्या कर दे। ये कोई अन्य सुगम उपाय द्वारा भी आत्महत्या करना चाहें तो कर सकते थे, इसके उनको पूरी स्वतंत्रता थी। जब हम कहते हैं कि बुजुर्गों को हत्या कर लेनी चाहिए और हमें सोचकर बहुत ही भयावह स्थिति महसूस होती है कि अरे कोई अपने माता पिता को कैसे मरने के लिए बाध्य कर सकता है। और बहुत से विद्वानों ने जब वन्य जनजातियों में इस प्रचलित प्रथा को देखा तो इसकी आलोचना करते हुए बताया कि बहुत ही अमानुषिक प्रथा है। जो हत्या करते हैं ये अमानवीय है, साथ ही असभ्य और असंगत समाज का उदाहरण भी उन्हें दिखाई देता है और हमसे भी कहा जाए तो हमें भी ये अमानवीय लगता है। लेकिन समनर कहते हैं कि आपको पहले उनकी सामाजिक स्थिति, उन परिस्थितियों को देखना और समझना होगा जिन परिस्थिति में ये जनजातियां रहती हैं और अपने आप को बनाए रखने के लिए कितना संघर्ष करती हैं। तो जिसका उत्तर देते हुए जब इन विद्वानों ने इनकी आलोचना की तो समनर ने इसका उत्तर भी दिया। उन्होंने बताया कि ऊपरी तौर पर ये देखने में ये प्रथाएं हमें अमानवीय, जंगली, असंगत, असभ्य समाज का परिचय अवश्य देती हैं, किंतु हमें अपने दृष्टिकोण से अफ्रीका की वन्य जाति समाजों की विशेषताओं को ना तो हम देख पाते हैं और न ही जनजातीय समाज के स्वयं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन प्रथाओं का अवलोकन करते हैं। He says we are armchairists, हम तो ऐसे एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इनका मूल्यांकन कर अपने जजमेंट दे देते हैं और नैतिक, जिसे हम कहते हैं वैल्यू लोडेड जजमेंट दे देते हैं। ऐसा समनर का मानना है। जिन समाजों में ये प्रथाएं प्रचलित हैं उन समाजों में इन प्रथाओं की दूरदर्शिता झलकती है, ऐसा समनर कह रहे हैं, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समनर कहते हैं कि उन जनजातीय समाज के दृष्टिकोण के अनुसार वे वृद्ध और बुजुर्ग लोग अब समाज के लिए अयोग्य हो गए हैं, नकारे हैं, उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने की अब उनमें क्षमता नहीं है। ये उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ शिकार करना होता है, जहाँ प्रतिदिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष के लिए व्यक्ति में शारीरिक ताकत का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका शरीर क्षीण हो गया है, अब उनमें वो क्षमता नहीं है जिससे वो अपना अस्तित्व को बनाए रख सके। जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में जीवित रहने के सक्षम नहीं है, उन्होंने कहा उन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए और यह उनकी नैतिकता है कि स्वयं ही अपने आप को समाप्त कर ले। अतः जब वे जीवित रहने की योग्यता रखते ही नहीं है तो समाज में उनका कोई आवश्यकता नहीं है। जो समाज उनका बोझ उठाए और उनको जिंदा रखे।
यहाँ यदि हम देखें तो डार्विन और स्पेंसर हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि डार्विन और स्पेंसर की तरह ही आप उपयोगितावादी की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं है उसको समाज में उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, उसको समाज में रहने का या जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी श्रेणी में ये बुजुर्गों को रखते हैं और कहते हैं बुजुर्गों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आधुनिक औद्योगिक एवं विकसित स्थानों की तुलना में आदिवासी समाज पिछड़ी व अविकसित अवस्था में क्यों है? इसका ग्रैहम समनर ने जवाब देते हुए बताया कि सभ्य समाज अग्रणी, योग्य और सक्षम है और आदिवासी आज भी इसलिए पिछड़े हुए हैं कि वे जीवन संघर्ष में तिरस्कृत हो चुके हैं, हार चुके हैं। अस्तित्व हेतु योग्यता का वर्ण ही आदिवासी समाजों के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर अगर हम समनर को देखें तो हमें लगता है कि समनर आदिवासी या बहुत उनके प्रति बड़ा कठोर दिल रखते हुए उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। वो सभ्य समाज जिसे कह रहे हैं, सिटीज कह रहे हैं या जिन्हें विकसित समाज कह रहे हैं, और उन समाजों को कह रहे हैं उनका विकास इसलिए हुआ है क्योंकि वो योग्य हैं, सक्षम हैं, और उनका आदिवासी जनजातियाँ जो हैं वो चूँकि अयोग्य हैं इसलिए वो पिछड़ गई हैं। इसके ऊपर एक अलग से बहस की जा सकती है कि आदिवासी अगर पिछड़े हुए हैं तो उसमें शहर के लोगों का या जिन्हें समनर या स्पेंसर विकसित लोग कहते हैं उनकी क्या भूमिका रही है, क्या उन्होंने क्यों जानबूझकर इस प्रकार का पर्यावरण उत्पन्न किया, एक सामाजिक वातावरण उत्पन्न किया जिस कारण वो पिछड़ गए, ये एक अलग विषय है। अभी हम शुद्ध रूप से केवल समनर के विचारों पर ही चर्चा कर सकते हैं और समनर का इस प्रकार का ये मानना है। गरीब क्यों है? आधुनिक समाज में भी विकास के समान अवसर मिलने के बावजूद कुछ व्यक्ति अत्यंत निर्धन है जबकि अन्य धनवान। और इसके भी समनर ने यही जवाब दिया कि योग्यतम का चुनाव वे प्रकृति वर्ण को ही माना है, जैसे कि स्पेंसर ने कहा कि व्यक्ति धनी इसलिए हो जाता है कि प्रकृति उसका वर्ण करती है, वो योग्यतम से योग्य व्यक्ति है। जीवन संघर्ष में पिछड़ जाने वाले व्यक्ति धनवान रहने के योग्य नहीं है। समनर के दृष्टिकोण के आधार पर समान परिस्थितियों में समाज के व्यक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा या संघर्ष होता है और इस संघर्ष में जो व्यक्ति पिछड़ जाते हैं वो निर्धन हो जाते हैं और जो विजयी होते हैं वो उत्तरोत्तर धनी होते जाते हैं। पूंजीपति की सफलता का कारण उसकी योग्यता है, उसका जिसके कारण उनका अस्तित्व संभव है। जिसका अगर हम आगे चल के जब कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कार्ल मार्क्स ठीक इनके विपरीत बात करते हैं और फिर वह बुर्जुआ वर्ग के, प्रोलेटेरिएट के हामी बनकर उनकी वकालत करते हुए बहुत पुख्ता तरीके से इस बात को पुटअप करते हैं कि किस प्रकार पूंजीपतियों ने इस प्रकार का सामाजिक पर्यावरण उत्पन्न किया जिसके कारण गरीब और गरीब होता गया और अमीर होता गया। लाइफ अपॉर्चुनिटीज की बात हम लोग करते हैं। क्या पिछड़े हुए लोग, जिन्हें आप पिछड़े हुए निर्धन जनजातीय समाज कहते हैं, क्या उन्हें जीवन के अवसर समान रूप से प्राप्त होते हैं? क्या जीवन के अवसरों में समानता है? हमें इसका उत्तर मालूम है, हमें इसका उत्तर यही मिलता है कि नहीं, जीवन के अवसर समान प्राप्त नहीं हुए। तो जब लाइफ अपॉर्चुनिटीज आपको समान रूप से प्राप्त नहीं हुई तो निश्चित तौर पर व्यक्ति पिछड़ जाएगा और जिसको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई है वो आगे निकल जाएगा। एक अन्य प्रश्न भी इनके साथ में किया गया, समनर के साथ में, कि सामाजिक परिवर्तन की आवाजें क्यों उठती हैं? पूंजीवादी अधिक विकसित हैं, वह उसके दोष सामने आ रहे हैं। अतः अमेरिका व यूरोप में सामाजिक परिवर्तन की मांग, पूंजीवाद के प्रति घुटन व पीड़ा की अभिव्यक्ति क्यों हो रही है? अगर प्रकृति ने इनका वर्ण किया तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं? प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि पूंजीवादी स्थिति अगर योग्यतम का चयन है तो परिवर्तन की पीड़ा व घुटन क्यों महसूस की जा रही है? समनर ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया और डार्विन के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि यह सब निरर्थक बातें हैं और इससे ज़्यादा उन्होंने कहा इससे ज़्यादा दुनिया में मूर्खता क्या हो सकती है कि हम पेंसिल और स्लेट लेकर भावी परिवर्तन का नक्शा बनाएं। पूंजीवाद का हित तो इसी में है कि वर्तमान स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे। स्टेटस को की बात, ये तो हम जब स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच हमने की थी तो हमने कहा था ये स्टेटस को की बात है, यथास्थिति को बनाए रखना। तो समनर तो कह रहे हैं आप कोई प्लानिंग भी मत करिए, कोई योजना भी मत बनाइए परिवर्तन की, जो चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन की मांग करना, कल्पना करना वो उनकी दृष्टि में मूर्खता की श्रेणी में आता है।
संघर्ष अनवरत प्रक्रिया है और प्रकृति योग्यतम का वर्ण स्वयं करती है। वो कहते हैं आपको कुछ प्लान नहीं करना, संघर्ष तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये चलता रहेगा और जो इसमें योग्यतम व्यक्ति होगा प्रकृति उसका वर्ण कर लेगी। पूंजीपतियों का अनवरत अस्तित्व स्वतः ही बना रहता है, अतः परिवर्तन के लिए सोचा जाना मूर्खता है। इस प्रकार समनर का सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समनर भी पूरी तरह से पूंजीवाद के समर्थन में खड़े होते हुए हमें दिखाई देते हैं। संस्करण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समनर कहते हैं कि आदिम या अविकसित स्थिति में साधन स्रोत अधिक थे और उनका उपयोग में लाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम थी, इसलिए किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। पर जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और साधन स्रोत की मात्रा सीमित होने लगी तो मनुष्य के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे संघर्ष बढ़ता गया और व्यक्ति अस्तित्व के लिए संघर्ष करके विजयी होकर अपना स्वामित्व जमाने लगा। जो विजयी होते वे व्यक्ति साधन स्रोतों पर अपना स्वामित्व प्राप्त करते हैं और संघर्ष में हारने वाले व्यक्ति साधनों से वंचित रह जाते हैं और समाज में असमानता और संसरण पैदा होता है, विषमता पैदा होती है। इसलिए अस्तित्व हेतु जीवन संघर्ष सामाजिक असमानता और सामाजिक स्तरीकरण हेतु जिम्मेवार है। इसलिए पूंजीवाद के हितों का संवर्धन व पोषण अनिवार्यता के औचित्य को ग्रैहम समनर ने नैतिक औचित्य बतलाया है। और ये कहते हैं प्रतिस्पर्धा तो होती, संघर्ष तो होता ही रहेगा, संघर्ष को कोई रोक नहीं सकता है, ये तो प्रकृति का नियम है। और उस संघर्ष में जो व्यक्ति सक्षम होगा वह धनी हो जाएगा, जो असक्षम होगा वह निर्धन हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि जब हमारे पास जनसंख्या कम होती है और हमारे जीवन के साधन अधिक होते हैं तो संघर्ष नहीं होता, और जब जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगती है, संसाधन कम होने लगते हैं तो संघर्ष होता है, और उस संघर्ष का परिणाम स्वरूप ही पूंजीवाद का उदय होता है। इसलिए उन्होंने कहा पूंजीवाद की आलोचना करना मूर्खतापूर्ण बात है। पूंजीवाद का हितों का संवर्धन व पोषण की अनिवार्यता का औचित्य ग्रैहम समनर अपने पूरे सिद्धांत में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि और विचारधाराओं में दूसरी एक विचारधारा जो है वह है प्राणी शास्त्रीय अथवा प्रजातिवादी विचारधारा, जहाँ पर रेशियल आधार पर संघर्ष की बात कही है। और इस विचारधारा के प्रबल समर्थकों में गॉबिन्यो, चैम्बरलेन, लियोग और फ्रांसिस गाल्टोन और कार्ल पियर्सन स्टैंडर्ड आदि लोगों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। और इसे हम प्रथम व द्वितीय सिद्धांत में बुनियादी अंतर वैचारिक प्रेरणा का तो है ही, साथ में इसमें अंतर यह है कि यह किसी वर्ग के हितों का पोषण करते हैं। सामाजिक डार्विनवाद में पूंजीवाद वर्ग के हितों का संवर्धन व संरक्षण किया, जबकि दूसरे सिद्धांत के अंदर द्वितीय चरण में समाजशास्त्री ने एक सामाजिक वर्ग के सामाजिक आर्थिक हितों का संवर्धन की बात की है, संवर्धन की न करके एक प्रजाति विशेष के हितों की बात की है। यहाँ पर जैसे हमने समनर को और स्पेंसर को पढ़ा और समझा तो उसमें हमने पाया कि लोग पूंजीपति यानी व्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं प्राणी शास्त्री अथवा प्रजाति विचारधारा की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये लोग एक विशेष वर्ग की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं। तो इसमें प्रमुख नाम गॉबिन्यो है और चैम्बरलेन है, लियोग है। आप इनके विचारों को थोड़ा सा समझ लीजिए। गॉबिन्यो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उनका ये कहना रहा है कि चार्ल्स डार्विन की रचना के पूर्व ही डार्विनिज्म की नींव डाली जा चुकी थी। गॉबिन्यो की रचना चार्ल्स डार्विन से पूर्व की रचना मानी जाती है, जिसमें गॉबिन्यो ने बताया कि सफ़ेद चमड़ी यानी गोरे लोग जो हैं प्रजाति में श्रेष्ठ हैं। सभ्यता को जन्म देने की क्षमता केवल सफ़ेद चमड़ी वाले प्रजातियों में ही प्रमुखता पाई जाती है और सफ़ेद चमड़ी ही सभ्यता को विकसित करने हेतु इसके मात्र दावेदार है। यह गॉबिन्यो रेसिस्ट हैं और वह प्रजाति के आधार पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि आपको मालूम है कॉकोसाइड, मंगोलाइड और निगोराइड्स 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। तो उनका कॉकोसाइड जो कि श्वेत वर्ण के लोग हैं वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं और वही मानव सभ्यता के विकास के लिए उनमें योग्यता है और वही औरों से श्रेष्ठ होने के कारण और वही एकमात्र इसके दावेदार भी हैं। यही बात हमें चैम्बरलेन के विचारों में दिखाई देती है कि सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों में विशिष्टताएं हैं जिनके कारण वह मानव जाति के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं और वो श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त भी कर सकते हैं। लियोग को देखें, लियोग एक मानव शास्त्री थे जिन्होंने प्रजातियों के
अध्ययन करते हुए बताया कि सांख्यिकीय या संख्यात्मक आधार पर अथवा परिमाणात्मक आधार पर श्वेत चमड़ी वाले लोगों में जन्मजात बौद्धिक क्षमताएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। अतः अन्य प्रजातियों की तुलना में श्वेत चमड़ी वाली प्रजातियां अधिक श्रेष्ठ और उत्तम हैं। उनकी विचारधारा मानव शास्त्र द्वारा समर्थित थी। श्वेत प्रकार के प्रजातियों में न केवल बौद्धिक श्रेष्ठताएं थी, अपितु लियोग को उनमें मानसिक व शारीरिक श्रेष्ठता भी दिखाई देती है। और इस प्रकार डार्विनवाद, जो कि सामाजिक डार्विनवाद के रूप में केवल समूह की श्रेष्ठता की बात नहीं करता, अपितु प्रजाति के सिद्धांत के आधार पर भी केंद्रित विचारधारा को